He walked in unsure. He walked out smiling like this. That's the power of non-surgical hair fixing. Instant, natural, confidence boosting. Visit your nearest branch. മുടികൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ സർജിക്കൽ ഹെയർ ഫിക്സിംഗ് അല്പം മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. പ്രതിദിനം സ്വാഭാവികവും ഉറപ്പുമായ മുടിയോടെ പുറത്തേക്കിറങ്ങും. ചിലവിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ആശങ്കയുണ്ടോ? ഇനി ബജാജ് സേവിംഗ് EMI ഓപ്ഷനിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ അടയ്ക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ആത്മവിശ്വാസം. ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ മാത്രം മതി പുതിയൊരു ലുക്ക് തുടങ്ങാൻ. ഇനി എന്തിന് കാക്കണം? ഇന്ന് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഹെയർ ഫിക്സിംഗിലേക്ക് വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യും. Dreaming of longer, fuller, more beautiful hair? Now it's possible, instantly, with hair extensions by Heads. Crafted from 100% natural-looking, premium-quality hair, our extensions blend seamlessly with your own, adding volume, length, and life to your style. Whether you want to enhance your everyday look or glam up for something special, Heads hair extensions make confidence effortless. Heads, because your hair deserves the best. മുടി കൊഴിച്ചിൽ നിങ്ങളെ അലട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി അതുകൊണ്ട് പിന്നോട്ട് പോകണ്ട. വേദനയില്ല, ശസ്ത്രക്രിയയില്ല, ആത്മവിശ്വാസം മാത്രം. 100% സ്വാഭാവികമായി തോന്നുന്ന നോൺ नेशनल और लोकल लीडर्स का उनके शुरुआत आ जाएंगे. इससे हम पकायत करूँ पकायत नहीं कहते हैं, तो इसी प्रेम कुमार को पकायत करूँ कहते हैं. आप सभी हम यहाँ स्वागत करते हैं. मैं सरपंच मंत्री जनरल जगन कौशिक प्रेम विपिन कुमार आप लोगों को बहुत आभारी हूँ कि अब इतना लंबा सफर करके हम लोगों से मिलने के लिए आए हैं. आज हम लोग जहाँ पर बैठे हैं राजीव नगर राजल कॉलोनी, यहाँ हमें सुनामी के बाद लेकर गया था. उस दौरान लोगों तक खाना पानी और बाकी जो भी सामान पहुँचाने के लिए यहाँ यह निर्णय लिया गया था. ऐसा ही एक रिलीफ कैंप म्यूजियम ने भी बनाया था, लेकिन ये एक टेम्पररी शेल्टर की तरह था. और हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि हम अपने पुराने गांव जहां हम लोग सुनामी से पहले रहते थे वहां जाकर सेटल होने चाहता हूँ. काफ़ी सालों तक हमको बताया गया है कि एक बार रोड बन जाए फिर चले जाना, लेकिन रोड बनने के बाद भी हमको रीसेटलमेंट करवाने के लिए राजी नहीं हुआ. और फिर 2019 से हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना शुरू किया. इससे पहले हम लोग ये प्रोजेक्ट के बारे में बिना मुझे बताए हुए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किए, क्योंकि हम लोग से पूछकर ये प्रोजेक्ट को शुरू करना था. हमें हमेशा कहा है कि आप रेवेन्यू लैंड में कुछ बनाएंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राइबल एरिया जो है वो हमारा और संपन्न लोगों को प्रोटेक्शन के लिए है. लेकिन इस प्रोजेक्ट का 50% अभी ज़्यादा हिस्सा ट्राइबल एरिया में लोकेटेड है. इस आइलैंड के जंगल और कोस्ट हमारी लाइफलाइन है. हम यहाँ में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन जो डैमेज और पोल्यूशन करेंगे वो नहीं होने देने चाहते हैं. और आप लोग तो दिल्ली के हालत देख रहे हैं. हम लोगों को यहाँ ये जंगल है, इसी लाइफ में जरूर उठाए. साथ ही एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए जिसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हो, जो यहाँ आकर हर एक पहलू की पूरी तरह जांच करें. आगे में और सर कुछ छोटे हमारे जो डिमांड है यहाँ में जो बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है. हमारा जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ में कम्युनिकेशन नहीं है, DSLR टावर नहीं है सर. तो हम लोग बहुत मुश्किल है, समुद्र से गिरा हुआ है, ना रोड फैसिलिटीज है यहाँ में. तो उसके लिए भी हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जरूर उसका करवाएंगे. और जो मनरेगा का जो वेजेस है सर तो बहुत कम है सर.
तो उसको बढ़ाए सर आप, तो बहुत कम है। और जो भी हमारे वेजेस थोड़ा बढ़ाने के लिए कोशिश करें सर। और जो भी हमारे ये जो कोटा रहता है एससी कोटा, तो कभी कभी डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं है सर, तो हमारा कोटा बिल्कुल रखना चाहिए ट्राइबल एसटी का। तो आगे मैं ये कहूँगा कि हमको बहुत खुशी है कि हमारे पुराने पर आप इतनी मुश्किल उठाकर यहाँ तक आए हैं। हम लोग जानेंगे कि जब हम अपनी पुरानी बस्ती में वापस सेटल जाएंगे तब भी आप दोबारा आए, हमारे फेस्टिवल में शामिल हो। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद जी, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दों पर अपना आवाज उठाया, जैसे कि हमारे जो ट्राइबल भाई जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, बेसिक कनेक्टिविटी की समस्याएं जो कि आपके अटेंड नहीं है। तो अब बनावा जी के इस बेहतरीन वक्तव्य के बाद हम हमारे अगले वक्ता को बुलाना चाहेंगे। उससे पहले एक बार फिर एक जोरदार नारा हो जाए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। भाई पार्टियां तो बहुत है इस देश में, पर इस देश में जो एक पार्टी है, जो पार्टी गरीबों का बात सुनती है, गरीबों को समस्या समझती है और गरीबों की आवाज संसद में ले जाती है, वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और उस पार्टी का नेता है हमारे अपने श्री राहुल गांधी जी। तो दोस्तों तालियों से स्वागत कीजिए हमारे राहुल गांधी जी का। हम स्टेज पे वरिष्ठ नेता, भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल कम्युनिटी के लोग, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कुछ दिन पहले यहाँ से एक डेलीगेशन आया, आप आई थी, मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने थोड़ा सा मुझे निकोबार के बारे में बताया कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट हो रहा है ये लोगों के विचारों के खिलाफ हो रहा है, लोग ये प्रोजेक्ट नहीं चाहते हैं और इससे आपका बहुत नुकसान होने वाला है। तो उसी समय मैंने उनको वायदा किया था कि देखिए आपने बताया है, समझाया है, मगर बिना अपनी आंखों से देखे बात सही तरीके से नहीं समझ आती। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं आकर आपके घर आकर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या है। मुझे बताया गया है कि आपको रिलोकेट किया गया सुनामी के बाद और आपकी जो जमीन है वो आपसे छीनी जा रही है। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जो कानून है, उसके खिलाफ काम किया जा रहा है और लोकल कम्युनिटी इसको चाहती नहीं है। मैं आज पूरा दिन आप लोगों से बातचीत करूंगा, आपकी बात सुनने आया हूँ, ना बोलने नहीं आया हूँ, समझने आया हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है और फिर उसके बाद देखेंगे मैं किस प्रकार से आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे रोकने की तो पूरी कोशिश हुई, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, मगर परमिशन नहीं दे रहे थे, नो टाइम लगा दिया, अलग अलग बहाने बनाए, मगर मैं आ गया और अब अच्छा लग रहा है कि मैं आपके बीच में हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी और कांग्रेस पार्टी आपकी मदद कर पाए और जो आपकी जमीन है, आपका जो भविष्य है, उसकी हम रक्षा कर पाए और जो आप चाहते हैं वो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इतनी गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ और घबराइए मत, हम पूरा दम लगाकर आपकी मदद करने की कोशिश करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे लोगों की समस्या सुनी।
तो अब मैं आपके बीच में जो लोग अपनी समस्या रखना चाहते हैं उनको मौका दिया जा रहा है। आप अपनी समस्याएं खुलकर रखें। कोई बात करने मतलब तो प्रोजेक्ट के बारे में बात जो भी लोग अपने जो बात रखना चाहते हैं सबके सामने ओपनली बोल सकते हैं। या हमारे petition में भी सभी लोग मौजूद हैं। राहुल गांधी जी है। First of all, respected Shri Rahul Gandhi ji and esteemed tribal leaders of the tribal councils and my dear brother and sisters of the indigenous community. I first of all thank you everyone for your presence over here. Why don't you come and speak to them? Oh yes. We all witnessed in 1984 our third Prime Minister, late Indira Gandhi, and our First Lady Prime Minister who paid her visit to Campbell Bay in her home in 1984. Later, then late Rajiv Gandhi ji also paid his visit in 1986. It is an honor for us that we have Rahul Gandhi ji repeated the same story for people of great Hyderabad and to hear our voice. Today is a historic day for the Great Nicobar. We are deeply honored to welcome Rahul Gandhi ji on his first visit to our island, particularly during this crucial time of the ongoing development. Our people, the Nicobaris, have been the guardians of the land, sea for generations. However, we are facing a massive changes brought by the proposed 92,000 crores project, and we are fearful of losing our ancestral land and our identity. We are grateful that you have heard our cries and from Delhi, and you came here personally to witness our struggle. We, the indigenous people, believe in sustained progress that respect nature and our rights, not development that displaces. Most of us have known the situation, the problem related to this project on papers, on record. But there are something that I will be disclosing which are not on record, and I would like everyone to pay attention to the problem. First of all, Wildlife Sanctuary was designated for marine turtle conservation in 1997. Now, if that is going to be shifted to some other place, it's a displacement. It's a home to our leatherback turtle. If you are aware how the turtle live their lifestyle, they are born with a natural GPS system in them that they can visit the place even after a decade, after they hatch. So if you shift their homeland, which is wildlife sanctuaries, to somewhere else, how do you expect the turtle to have that common sense that they will shift from this location to that location? They are not human. What is going to happen to them? And not only that, we are also worried about the megapod bird. If not, people are not aware of them. Let me just give you a slight idea. They are similar to hen. They cannot fly. They are flyless. So they are known for their big foot, and they are almost extinct. So megapod. Yes. So they look like chicken, but they have big foot. And we are afraid that the displacement is going to bring them as an endangered species as well. So not only that, जब से हम लोग को relocate किया गया है बस्ती में, we are living with the settlers and the locals. But
painful part is we are not given that respect to even live with it. First of all, you have taken our forest. Now we are forced to live with the settlers. Now when we have to gather our animals, like you all know that the main source for us for a living is our pigs. But then when we try to raise them within the community over here, they look at us like as if we are an alien. They look at us like as we are primitive just because of our looks, just because the way we talk, just because the way we dress up does not match the settlers and the locals. This is more painful for us. That's why we want our land and we want to live in peace. Not only that, we are forced to live within the settlers that we don't have a source to even do our farming. First of all, there is this shortage of gas and all in most of the houses. Water supplies, there are literally a shortage. I would say to some extent there is, but there are some kacha houses. There are some houses which are on the hills. They don't have a supplies there. So if I don't have a gas at my place to cook, what would I do? I will have to go back to the jungle and I will have to collect logs so that I can burn fire and I can cook my food. But what do we see? We see the forest people, they come and they just shoo away us. They come and threaten us that no, you cannot cut trees because these are reserved. Now tell me, where do we go? What do we do? How do we feed ourselves? Secondly, we cannot freely, do fishing because the moment we do fishing, we have been asked, no, you cannot do because this is acquired by the government. Then my question is, there are locals that are here. We have no other choice. This is our land, but imagine we have to buy fish with money from those people who are not even from here. Why is that not injustice to us? We want justice. We want our land. We are a very peaceful community. We don't want to fight with anyone, but we just want our land. No matter what, how better you compensate us, how better you give fancy, promises to us. No, we just want our ancestral land, and not only that, there are also some lack of tribal representation. If I talk about the NOC, you all know AAJVS, Andaman Adim Janjati Vikas Samiti, is appointed to look after the indigenous tribe Shawpins, especially when there is a medical need, especially when to supply food for them. However, I got the information that they have signed the embassy on behalf of the Shawpins. How? Why was there no consent taken from them for the main owner of the land? This is again unfair. It is supposed to have a member of the Nikobari there. Yes, there is one. His name is Matai. But what they use for often, he is being used just like their local laborers, or maybe when they want to interpret between the Shawpins and the local government. This is unfair. We deserve respect. We deserve dignity as well. It is also the violation of the Forest Rights Act. Tribal are not included in the Gram Sabha. It is only a group of settlers, and they don't have rights to They do not have rights to the Forest Rights Act. It is because it is for us. We are the real forest dwellers, the people of the Great Nicobar, the tribal people, and the indigenous Shawpins. Yet,
false certificate was issued saying a forest right have set. We were not made clear aware of this as well, that it was done. The AAJPS, on behalf of the shopmen, they signed the documents of NOC for diverting the 130 square kilometer area, but the tribal were not included, particularly in the forest diversion. This is again deceiving the innocency of our tribal community. We want justice. The living condition is unbearable here, as you can witness currently. What is the condition? There are no electricity, there are no proper water to drink, and roads are not in a good conditions as well. Houses are built in terrains are in bad condition. We are being treated not well. The ill treatment by settlers, once again I would emphasize on that. So, and the main reason that we wanted to go back our next land is so that we can make them peace. Lastly, before I close this, our problem, first of all, your commitment, Rahul ji, to fighting for the rights of our indigenous people gives us the immense strength. We hope that this will reinforce that our voice will be heard in the highest forum of the democracy. Once again, we welcome you to our home, Great Nicobar. Thank you. Thank you so much. मैं कहना चाहूँगा कि जो हम लोग का जो ओरिजिनल लीडर श्री राहुल गांधी सर ने अपना कीमती समय निकाल के हम लोग का जो इश्यूज सुनने के लिए आए हैं कैंप पे, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ कि ये जो भी सीरीज सर ने कहा और स्टूडेंट ने कहा कि जो प्रोजेक्ट है कि हम लोग उसमें सहमत नहीं है, तो ये मेरा आवाज़ नहीं है, ये मेरा जनता लोग की आवाज़ है जो ट्राइबल्स का है, क्योंकि इन लोग ने सब अपना फ्यूचर उसमें देखा है कि उस लोगों का काफ़ी नुकसान होगा। और मैं ये भी पता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है उसमें बहुत जल्द सहमत है कि यहाँ बने, क्योंकि उसमें देखा गया कि मतलब उसमें कुछ नुकसान नहीं होगा। एक्चुअली अगर समझाना है तो हम बता सकते हैं, इसमें लगभग ट्राइबल्स इसमें कोई नहीं चाहता कि यहाँ प्रोजेक्ट बने। ये हम क्लियरली बोलता है, इस मौका लेके सबका सामने में हम नहीं चाहता, मेरे लोग नहीं चाहता कि यहाँ प्रोजेक्ट बने, क्योंकि हम लोग अपना फ्यूचर देखे कि प्रोजेक्ट बनने के बाद हम लोग का ही नुकसान होगा। हम लोग यहाँ जमीन काटा जाएगा, पेड़ काटा जाएगा, और यहाँ जो चीज होगा सब प्राइवेट ही होगा, जो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएगा। आने वाला जनरेशन से ही वो लोग समझता होगा कि आने वाला जनरेशन टाइम में हम लोग पैसा होगा, वो सब अफोर्ड कर पाएगा। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आज नहीं होगा तो आने वाला दिन में क्या होगा? लोग आ रहे 6 लाख लोग, सब एजुकेटेड लोग, पढ़ा लिखा लोग, मेनलैंड से उन लोग जो जॉबलेस है, और कह रहा है सरकार आज की अगर प्रोजेक्ट होगा तो हम लोग को फायदेमंद होगा, हम लोग को नौकरी मिलेगा, हम लोग को बच्चा लोग को नौकरी मिलेगा। बिल्कुल नहीं होगा। नौकरी मिलेगा तो चपरासी नौकरी मिलेगा आपका, वही ऑर्डर में आपको स्वीपर का काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग 6 लाख 7 लाख लोग आ रहे हैं मेनलैंड से, वही लोग को ही फायदा होगा। और ये अगर ये प्रोजेक्ट अगर यहाँ बन गया, अगर मान लीजिए हमने दे भी दिया लैंड प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट एक जगह बनेगा नहीं, प्रोजेक्ट बनेगा लास्ट में आपको भी नुकसान करा के छोड़ेगा। सोशल मीडिया में आप लोग कई जगह देखा होगा कि मतलब कई गरीब आदिवासी लोग जो अपना गांव से हटाया गया है, तो आप लोग आज से सोच लेना कि हम लोग अभी प्रोजेक्ट होने के बाद यही हालत होगा। सरकार हम लोग को देखता नहीं आज के डेट में, इतना तो हमको पता है। अगर देखता होता तो हम लोग यही हालत में नहीं रहना होता, ये टूटा फूटा वाला सेंटर में नहीं रहना होता। ये सेंटर जो है हम लोग का कॉम्प्लेक्स दिया वाला सेंटर है, जो उसने हम लोग को फंसाया है, तब से रह गए। आप लोग का किसी का सेंटर को मतलब किसी ने प्रेफर कराया दोबारा? कहीं नहीं। बात चल रहा है, हो रहा है, कब हो रहा है? टूटने के बाद, जब को आपको कुछ उसमें इंजर्ड होगा, गिर गया या तो फिर किसी का जल गया या ऐसा कुछ होगा, बात में नहीं हुआ और होगा भी नहीं जल्दी शायद।
अगर होना चाहिए तो पहले ही कर देना चाहिए। लगभग हम लोग 30-36 साल सेंटर में रह रहे, अभी कुछ हुआ ही नहीं। आप सबको तो सुना है कि ये प्रोजेक्ट हम लोग के लिए ही उतना खास नहीं है, और हम सबको बताना चाहता है यहाँ लोग, आप मेरे जो लोग हैं ट्राइबल्स वाले, हम बता रहे हैं क्योंकि हमको कभी मौका नहीं मिला बताने के लिए आप लोगों की। हम लोगों को कहा गया है कि प्रोजेक्ट आएगा, चिंगम जाएगा, चिंगम हम लोग जो पुराना जमीन है वो जाएगा। तो ऐसा कैसे जा सकता जब हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम लोग लैंड किसी प्रोजेक्ट में नहीं जाना। तो आप लोग समझ लीजिए सरकार हम लोग बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। अगर इस तरह से मेरा मानना है कि वो कुछ सुन रहे नहीं। हम लोग काफी लेटर बनाए हैं, काफी बात उठाया है, आज तक उसका कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। तो रही बात प्रोजेक्ट के, GNI प्रोजेक्ट के, तो आप लोग सब समझते हैं उसके बारे में, उतना ज्यादा उसके बारे में हम उतना ज्यादा समझ नहीं लेगा। और ये कहना और ये भी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों की, आप लोग काफी मतलब हम लोग जो बच्चा लोग जो काफी पढ़ाई किया है, जो अभी वैकेंसी पकड़ने की मतलब करने के लिए सोचता है, तो आप लोग सबने देखा है कि जो हम लोग का जो ST का जो कोटा है वो ज्यादा नहीं रहता, ज्यादातर 1 या 2 या बिल्कुल 0। अभी हाल ही में ANM का बोझ निकला है जो उसमें एकदम जीरो, उसमें बिल्कुल कोटा नहीं था आप लोग ST का। आखिर क्यों, आगे क्या वजह है वो हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ये मौका लेके हम बता रहे हैं क्योंकि हम लोग साथ राहुल सर है, जो हम लोग जो काफी साथ है, जो हम लोग जो इश्यूज है वो वही देखते हैं। तो अभी इतना साल से ये भी बताना चाहते कि हम लोग इतना साल से ये प्रोजेक्ट तो ऊपर हम लोग ये जो भी इश्यूज है हम लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो कोई लोग सोच रहे होगा कि हम लोग जो है एक अपोजिशन पार्टी जैसा लड़ रहा है उसके लिए। नहीं, हम लोग ऐसा लोग हैं कि जो हम लोग को मदद कर रहे हैं, उसी का ही पास चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो कोई आगे नहीं आते, सिर्फ एक है जो हम लोग आजाद है पहले से, हम लोग कांग्रेस पार्टी। तो टाइम ना ज्यादा लेते हुए हम यहीं पर समाप्त कर देता। और सबसे और ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का जो निकोबारी जो कम्युनिटी है उन लोगों की तरफ से हम राहुल सर जी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो अपना कीमती समय निकालकर कैमरे पे आए और हम लोग जो भी इश्यूज है उसको समझने के लिए आया। धन्यवाद। हमारे ट्राइबल भाई लोग जो कैबिनेट साहब हैं, लोग अपने छोटे गिफ्ट लाए, छोटी सी होगी क्योंकि इनका सांस्कृतिक प्रतीक है। सभी लोग इसको जोर से एक बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी।